हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा सांगा के बारे में। एक ऐसे शासक जिन्होंने राजस्थान संघ का निर्माण किया और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से, वो अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से लोहा मोल लिया। और अपने जीवन काल में दोस्तों ये एक भी युद्ध नहीं आ रहे, सिवाय इनके जीवन काल के आखिरी का जो युद्ध था खानवा का युद्ध, इसके अलावा ये एक भी युद्ध नहीं आ रहे। तो आज हम इनके बारे में शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा जल्दी से करते हैं दोस्तों। आज हम जो महाराणा सांगा के बारे में संपूर्ण पढ़ने वाले हैं। और इनकी क्या है, जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत कुछ है, तो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम महाराणा सांगा के बारे में कुछ सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं इनका। तो दोस्तों इनका जन्म जो वो हुआ 12 अप्रैल 1482 को। जन्म 12 अप्रैल 1482 को कहाँ पे हुआ दोस्तों? तो वो हुआ इनको 1482 को हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। राज्याभिषेक दोस्तों वो हुआ इनका 24 मई 1509 को। और इनके बचपन के अंदर दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, ये अपने बड़े भाई थे इनके पृथ्वीराज सिसोदिया, उनसे चिपकर रहते थे। ये जो होता क्या है, जब बचपन में रहते थे, ये कोई खेल खेल रहे होते हैं, तो किसी महात्मा के पास जाते हैं, तो वो बोल देते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो राजयोग दिखाई दे रहा है। तो इनके भाई ये वो पत्थर दे मारते हैं और इनकी एक आँख फूट जाती है तभी। और उसके बाद ये उनसे भयभीत होकर जंगलों में चले जाते हैं। और वहाँ पर इन्हें करमचंद पंवार जो है वो आश्रय देते हैं। और ये इसी वजह से इनके आश्रयदाता कहलाते हैं। और जब ये शासक बनते हैं तो सबसे पहले करमचंद पंवार को ये रावल की उपाधि देते हैं दोस्तों। तो ये हुआ हमारे यहाँ तक इनका कुछ सामान्य परिचय। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनके शरीर पर दोस्तों 108 घाव थे। देख लीजिए आप, 108 घाव इनके शरीर पर थे। ये एक ऐसे योद्धा थे दोस्तों कि उस समय पे जो लगभग जहाँ जहाँ इनका ध्वज, इनका परचम लहराता था, उसके आसपास कोई भी दुश्मनी से ना आने का साहस भी नहीं करती थी। जहाँ जहाँ पर इनका परचम दिखता था वहीं से। आप सोच के देखिए, जिनके एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े और दुश्मनों को धूल चटा के रख दी। हर युद्ध में इनकी विजय हुई, लास्ट के युद्ध के दौरान नहीं हुई। और अंत में जो इनके अपने ही इनको विष दे देते हैं, इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। वरना दोस्तों कुछ अलग ही इतिहास होता। राजस्थान का इतिहास कुछ अलग ही उभर के आता, कुछ अलग ही होता, लेकिन जो लास्ट में इन्हें विष दे दिया जाता है। तो इतिहासकारों ने दोस्तों महाराणा सांगा को जो हिंदूपति की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनके नेतृत्व में जो है राजस्थान, एकमात्र राजस्थान संघ का निर्माण हुआ, जिसमें राजस्थान के जो सभी राजा थे दोस्तों, उन सभी ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। और ये जो सभी राजाओं के राजा कहलाए। आगे दोस्तों पढ़ते हैं इनके प्रमुख सैन्य अभियानों के बारे में। इनमें आएगा आप लोगों को मजा। इनके सैन्य अभियान एक से बढ़ के एक है, जिनमें इनकी हर सैन्य अभियान में विजय होती है अंतिम वक्त तक। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं मेवाड़ और मालवा के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मेवाड़ और मालवा के मध्य जो किस तरीके से विवाद होता है वो देखिए, आप समझिए। मालवा जो था दोस्तों, इसके जो शासक थे, कहाँ के? मालवा के। तो मालवा के जो थे वो थे महमूद खिलजी सेकंड। ये थे दोस्तों। इनके जो विवाद का कारण था वो था चंदेरी राज्य। चंदेरी राज्य इनके विवाद का कारण था। हुआ क्या दोस्तों कि जो मेदिनी राय थे, कि ये चंदेरी के शासक, मतलब ये जो इनको महमूद खिलजी के बहुत अच्छे होते, पहले इन्होंने बहुत विस्तार किया, बहुत कुछ वो किया, तो इनके लिए कार्य करते थे, तो महमूद खिलजी के मालवा के सुल्तान के लिए। लेकिन बाद में जो जैसे इनके बढ़ती हुई एक हिंदू शासक को भी बढ़ती हुई प्रतिमाओं को, जो इनके जो ये थे ना, जो मतलब महमूद खिलजी, इनके जो आज राजा के मंडल के अंदर जो रहते हैं बहुत सारे सरदार वगैरह, उनसे सहन नहीं हुई। तो उन्होंने जो मेदिनी राय के खिलाफ जो इनको भड़का दिया महमूद खिलजी को, क्योंकि मेदिनी राय ने अपना एक नई जागीर स्थापित कर ली थी, जिसका नाम चंदेरी था। तो मेदिनी राय को भड़का दिया, उकसा दिया, तो मेदिनी राय जो दोस्तों वो इस पर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ इस प्रकार से जैसे भी चंदेरी था, तो दोस्तों जो मेदिनी राय है वो चला जाता है महाराणा सांगा की शरण के अंदर। और महाराणा सांगा जो है दोस्तों, फिर बाद में मेदिनी राय को स्वतंत्र करवाते हैं इनकी चंदेरी राज्य को। और जो चंदेरी राज्य के ऊपर मेदिनी राय एक स्वतंत्र शासक बनते हैं फिर बाद में, जो कि दोस्तों महाराणा सांगा के सहयोग से ये बन पाए। इन्होंने जो महमूद खिलजी को हराया और इनको जो यहाँ का शासक बनाया, स्वतंत्र शासक। आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम मेवाड़ और गुजरात के बारे में। इनके विवाद का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? ईडर। इसमें क्या था दोस्तों कि जो राणा सांगा थे वो तो जो थे रायमल को यहाँ का शासक बनाना चाहते थे, और मुजफ्फर शाह थे वो जो दोस्तों ईडर के जो शासक थे वो भारमल को बनाना चाहते थे।
अब इन दोनों में दोस्तों इस वजह से विवाद हुआ, युद्ध हुआ, तो किस किस के मध्य हुआ, तो मुजफ्फर शाह और जो दोस्तों एक तो मुजफ्फर शाह और एक अपने जो राणा सांगा के मध्य, इनके मध्य इसमें विवाद होता है, युद्ध होता है। और ये जो दोस्तों बाद में रायमल को जो यहाँ का शासक बना देते हैं, ईडर का शासक बना देते हैं इनको। अभी आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये वही बात, अभी आगे हम पढ़ते हैं गागरोन के युद्ध के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1519 को। कब दोस्तों, 1519 को युद्ध होता है। सांगा ने जो दोस्तों मेदिनी राय की मतलब सफलता देखी थी, क्या है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से युद्ध वगैरह किए, तो इनकी सफलता को देखते हुए गागरोन का दुर्ग जो मेदिनी राय को दे दिया। अब इससे जो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के मुजफ्फर साथ है, इनको आ गया भाई गुस्सा कि इसने इनको दुर्ग दे दिया, तो अपन क्या करते हैं, इस दुर्ग को छीन लेते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे सांगा को पता चला कि ओह तो ये बात है, तो सांगा ने भी निकल लिए यहाँ से सेना लेके, और दोनों की सेना को परास्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया, दोनों की सेना को हरा दिया। तो यहाँ से इनकी संयुक्त सेना को रहा, और जो फिर वापस से मेदिनी राय को गागरोन का दुर्ग सौंप दिया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बारे में। अब दोस्तों होता क्या है कि दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा एक के बाद एक रियासत पे विजय प्राप्त कर रहे थे, और इन्होंने जो शासक बनते ही सबसे पहले जो मोल ले ली दिल्ली की सल्तनत से, लोहा मोल ले लिया कि चलो अभी दिल्ली को भी देखते हैं। सब कहते थे कि दिल्ली में ये वो, उस समय दिल्ली के अंदर जो भी शासक रहता था वो लगभग पूरे हिंदुस्तान पर साम्राज्य स्थापित करता था। तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी दिल्ली के सुल्तान को भी देख लेते हैं। हर एक को देख रहे थे, हर एक को जीत रहे थे। तो अब क्या है, दिल्ली के सुल्तान जो इनकी जो बढ़ती हुई दिन ब दिन बढ़ती हुई शक्ति थी, उससे जो भयभीत हो गया, और भयभीत होकर इसने सोचा कि जिससे पहले मेवाड़ की शक्ति कुछ अधिक बढ़े, उससे पहले मैं जो मेवाड़ पर आक्रमण कर देता हूँ। तो इसने दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण किया, और इनके मध्य जो दोस्तों युद्ध होता है खातौली का। और खातौली जो पहले तो था बूंदी जिले के अंदर, और अब दोस्तों कोटा जिले के अंदर। पहले बूंदी जिले में आता था, अब जो कोटा जिले में। इस युद्ध के दौरान ही दोस्तों जो महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था। तो यदि पूछा जाए आपसे एग्जाम में आए क्वेश्चन कि कौन से युद्ध के दौरान हाथ कटा इनका, तो इनका हाथ जो इन्होंने दोस्तों गागरोन के ये जो एक युद्ध है ना, खतौली का युद्ध, इसमें खोया था। इस युद्ध के अंदर तो दोस्तों इब्राहिम लोदी खुद आते हैं, लेकिन बाद में एक युद्ध होता है उसमें ये स्वयं नहीं आते हैं। इसके अंदर तो स्वयं आए इब्राहिम लोदी, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया, खुद आए। तो यहाँ से जो दोस्तों इब्राहिम लोदी की जो एक तरीके से उनका इब्राहिम लोदी के ईगो को यहाँ से ठेस पहुँच गई, और उसने सोचा कि मैं दोबारा फिर से आक्रमण करूँगा। मुझे हरा दिया, मतलब जो दिल्ली का सुल्तान था उसने ये सोचा वो कि यार मैं दिल्ली का सुल्तान और इसने मुझे हरा दिया, तो ये जो फिर से आक्रमण करने के लिए अब की बार ये जो दो सेनापतियों को भेजते हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि भाई वापस चले और वापस हार गए तो इज्जत का क्या होगा। तो इन्होंने जो अपने दो सेनापति भेजे, कौन कौन, एक तो थे मियाँ माखन, और दूसरे जो थे वो थे मियाँ हुसैन, कि इन दोनों को भेजते हैं, हारे भी तो कम से कम अपनी बात तो नहीं आएगी। तो बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है, और ये युद्ध जो इब्राहिम लोदी के दोनों सेनापति और सांगा के मध्य होता है। तो सांगा ने इन दोनों को भी हरा दिया कि भाई चल अभी तुम्हारे जो सुल्तान है उनको भेजना तुम्हारे बस की बात नहीं। इनको हरा दिया। अभी आगे पढ़ते हैं दोस्तों, महाराणा सांगा और बाबर के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। ये होता है एक युद्ध जिसके अंदर लास्ट में जो महाराणा सांगा जो हारते हैं, और लास्ट में वो विष दे देते हैं, इस वजह से उन्हें अपनों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। बाबर जो दोस्तों, बाबर के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे कि बाबर कौन था, और जो मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि जो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो यहीं से जो मेवाड़ की और मुगलों की जो थोड़ी सी दुश्मनी शुरुआत हो जाती है, और अंत तक चलेंगे महाराणा प्रताप के बाद तक भी जो मुगलों का ये चलता रहता है। तो दोस्तों बाबर फरगना का राजकुमार था, फरगना का राजकुमार था, जिसने जो 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया था। और यहीं से जो दोस्तों मुगल वंश जो था उसकी स्थापना होती है भारत में, अपने हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके बाद में शासक कुछ इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों। ये बाबर बनता है 1526 से लेकर 1530 तक। शुरुआत में मतलब बाबर ही करता है मुगल वंश की स्थापना, ये बनता है। तो आप बादशाह इस प्रकार से याद रख लीजिएगा। हुमायूं बनता है दोस्तों 1530 से लेकर 1540 तक। अब 40 के बाद में क्या होता है दोस्तों, शेरशाह सूरी आ जाता है। तो 1540 से लेकर के 1540 से लेके
45 तक तो शेरशाह रहता है, सूरी। और जो दोस्तों 1545 से 55 तक इसके जो वंशज रहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर जो 1555 के बाद में फिर 1555 से 56 तक आता है वापिस हुमायूं। ये आ जाता है 1555 से 56। अब 56 से आता है अकबर। यहाँ से जो मुगल वंश में एक अकबर जो एक ऐसा वो हुआ शासक जो कि इसने और भी मुगल वंश था, उसने अपनी जड़ों को और भी अच्छी तरीके से जकड़ लिया और पूरे हिंदुस्तान में इसने अपने साम्राज्य को फैलाया। इसके बाद में जहांगीर आता है। ये आता है दोस्तों 1605 से लेके 1627 तक। शाहजहाँ आता है 1627 से लेके 1656 तक। औरंगजेब आता है दोस्तों 1658 से लेके 1707 तक, क्योंकि 1656 से 1658 तक जो उत्तराधिकारी युद्ध चले। इसके बाद जो दोस्तों मतलब मुगल वंश की जो बाकी के शासक हुए वो कुछ 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 वक्त के ही बदलते रहते थे। इतना मतलब कोई भी दबंग शासक कोई भी नहीं हुआ है औरंगजेब के बाद में। लास्ट औरंगजेब तक ही जो हुए, जो भी शासक हुए जो जिनने जो कुछ ना कुछ अपनी सत्ता कायम करने के लिए किया। इसके बाद में कोई भी ऐसा दमदार शासक नहीं हुआ दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों हम। सांगा और बाबर के मध्य युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। आखिर भाई युद्ध हुआ तो उसके कुछ कारण भी तो होंगे, कुछ ना कुछ कारण रहते ही हर चीज़ के। तो इनके जो दोस्तों क्या था, एक तो बाबर की साम्राज्यवादी नीति थी। अपने साम्राज्य का कौन विस्तार नहीं करना चाहेगा, हर कोई साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। उस वक्त हर एक शासक की पहली प्राथमिकता रहती थी। तो और जो दोस्तों इब्राहिम लोदी जिसको मतलब बाबर ने जिसने को रहाया था और हिंदुस्तान में सत्ता कायम की थी, तो उसके जो सेनापति थे वो संगा के दरबार में आ गए और इन्होंने जो संगा ने उनको शरण दे दी। जैसे कि दोस्तों एक सेनापति था हुसैन खां मेवाती। हाँ, इसको शरण दी थी, ये आ गया था दरबार में। और दोस्तों इसके अलावा जो क्या है कि महाराणा सांगा थे, उन्होंने दिल्ली के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था, ये भी एक कारण रहा। और दोस्तों बाबरनामा के अंदर बाबर ये लिखता है सांगा को जो वादा खिलाफी शासक कहते हैं। अभी क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता और ऐसा लगता भी नहीं, लेकिन जो बाबरनामा में जो इन्होंने लिखा था कि जो सांगा जो वादा खिलाफी शासक हो, और जो सांगा ने कि मुझे हिंदुस्तान में आने के लिए बोला था लोधी को हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को, और बाद में जो ये मुकर गए, ऐसा इनका कहना था बाबरनामा के अंदर। अब युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जो बाबर है वो मतलब एक थोड़ी मॉडर्न नीति का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये एक विदेश से आया हुआ शासक था। तो ये क्या है, तोपों और गोले बारूदों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और इधर जो अपने जो राजा हुए थे, ये इनके जो सेनापति वगैरह थे, सैनिक थे, जो भी सेना थी, वो सिर्फ तलवारों से युद्ध लड़ना जानती थी। इसने क्या किया दोस्तों, इसकी जो युद्ध पद्धति थी वो कुछ मॉडर्न टाइप थी। तो इसने क्या किया दोस्तों, इस प्रकार से इसने तोपों का इस्तेमाल किया। अब इसने तो दोस्तों तोपें ला के रख दी, बीच में गाड़ियां रख दी, और इधर जो दोस्तों इधर तो एक तीरंदाज था मुस्तफ़ा खां। मुस्तफ़ा खां। इधर बीच में बाबर था ये, और इधर की साइड जो था दोस्तों वो था रोमी खां। अब इधर से दोस्तों जो है ये थी मेवाड़ की सेना। इनके पास तो ये कुछ इस प्रकार से थी। तो ये जो इन्हें तो तलवार के अलावा किसी से लड़ना नहीं आता था। तो अभी इधर से ये आती थी, इधर से तोपें चलती थी, ये बेचारे मरते रहे, क्योंकि ये जो पुरानी पद्धति के अनुसार चल रहे थे। तो ये तो इधर से जितने आए जितने मरते रहे, अभी कितनों को मारे मार मार के सामने तो इसने तोपें खड़ी कर दी, सेना सारी पीछे थी। तो इस प्रकार से जो दोस्तों ये इनकी हार का एक मुख्य कारण रहा। अब आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। फिर कभी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसका, और इसमें आपको समझा दूंगा सही तरीके से कि किस तरीके से युद्ध हुआ, क्या हुआ। अभी क्या है दोस्तों, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने में, तो मैं जैसे तैसे करके वीडियो बना के डाल रहा हूँ आपके लिए। तो खानवा के युद्ध के दौरान दोस्तों संगा जो मूर्छित हो गए थे, और इनको जो है मालदेव जो थे, राव मालदेव, मारवाड़ के शासक के युवराज थे उस वक्त, ये तब शासक नहीं थे, तो ये बैठा करके बसवा ले गए थे, जो कि दौसा के अंदर है। यहीं पर संगा ने अपना इलाज करवाया, और इनका जो चबूतरा है दोस्तों वो भी यहीं बसवा दौसा के अंदर है। झाला अज्जा जो दोस्तों, झाला बीदा जो तो महाराणा मुकुट का धारण करते हैं, और ये जो इनका राज मुकुट धारण करते हैं, किसका, तो महाराणा सांगा का। युद्ध में जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो, और इस वजह से वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बाकी इन्हें सांगा समझ के इनकी हत्या कर देते हैं, बाकी सब युद्ध के अंदर मार देते हैं इनको।
इस युद्ध में सांगा की दोस्तों हार होती है और बाबर की जीत होती है। यही एकमात्र युद्ध था जिसके अंदर महाराणा सांगा की हार होती है, बाकी प्रत्येक युद्धों के अंदर इनकी जीत हुई थी। अब दोस्तों क्या होता है, इनकी जीत के हम प्रमुख कारण पढ़ते हैं। एक तो इसका तोपखाना, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक मॉडर्न टेक्निक थी इनकी। एक जो दोस्तों इसने राजस्थान का प्रथम युद्ध था जिसमें ये तोपखाना प्रयोग हुआ। बाबर के तीरंदाजों को दोस्तों इसने श्रेय दिया था कि तीरंदाजों की वजह से मैं ये युद्ध जीता। और सांगा के जो दोस्तों सहलदी तंवर का विश्वासघात किया था, ये जो सेनापति था किसका दोस्तों, सांगा का जो है ये सहलदी तंवर जो है सेनापति था। सांगा का सेनापति, ये जो दोस्तों अंतिम समय के अंदर बाबर के साथ जाके मिल जाता है। वो कहते हैं ना, हमेशा हर युद्ध का इतिहास रहा है, जो भी कोई बड़े बड़े शासक आ रहे हैं तो कोई अपना विश्वासघात करते हैं, कोई मंत्री या सेनापति, तभी ये युद्ध हारते हैं। और दोस्तों जो इन्होंने तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया था, तुलगमा पद्धति वो जो मैंने आपको बताया था ना, इस प्रकार से ये तोप को बीच में और इधर जो गाड़ियों को अगल बगल गाड़ियों को रख लेते थे और वहाँ से तोपों से गोले दागते थे, तो इसको तुलगमा पद्धति कहा जाता था। तोपों को सजाने की एक विधि थी ये। इसके अलावा दोस्तों जो बाबर ने जो इस युद्ध से पहले तमगा कर हटा दिए थे, एक मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर है, तो उसने क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए और उनमें जोश भरने के लिए बोल दिया कि यदि ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो आज से मैं जो तमगा कर को हटा देता हूँ। ये हुआ दोस्तों। अब इस युद्ध के बाद में क्या होता है दोस्तों, जो महाराणा सांगा थे उनको पता था कि भाई मुगल है वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके जो सारी नीतियों से ये वाकिफ थे। तो खानवा के युद्ध के बाद ये जो अपनी रानी हाड़ी रानी और करमावती और इनके साथ अपने दोनों पुत्र जो उदय सिंह और वो थे इनके पुत्र एक विक्रमादित्य, उनको जो है दोस्तों यहाँ से भेज देते हैं रणथंभौर दुर्ग, ताकि भाई वहाँ पे सुरक्षित रहे। और इस युद्ध का बदला लेने के लिए मेदिनी राय का युद्ध होता है बाबर से, तो उसकी सहायता करने के लिए पहुँच जाते हैं। चंदेरी का युद्ध होता है, उसकी में इनकी सहायता करने के लिए ये चल देते हैं, यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब रास्ते में जो दोस्तों इनके ही सरदार थे कालपी के अंदर मध्य प्रदेश में, जो इनको विष दे देते हैं इनके सरदार मेवाड़ी सरदार, जिस वजह से 30 जनवरी 1528 को इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मृत्यु होने के साथ साथ महाराणा सांगा का इतिहास जो अभी हम समाप्त करेंगे। अभी आगे कल से दोस्तों हम दूसरा कुछ नया टॉपिक लेंगे। और दोस्तों इनकी जो छतरी है, कहीं पे क्वेश्चन आ जाए, राणा सांगा की समाधि और इनकी जो छतरी है राणा सांगा की समाधि, यहाँ पे दोस्तों 32 खंभों की छतरी बनाई गई है। 32 खंभों की छतरी। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है दोस्तों भीलवाड़ा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। तो दोस्तों आज हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा। ये कुछ लगभग मुख्य मुख्य बातें हमने सारी पढ़ ली। भी आपको इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आए तो। और जो मेन चीज़ें हैं आप याद रखिएगा, इसमें से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से उठते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल से जो महाराणा सांगा के पुत्रों से हम मेवाड़ के इतिहास को फिर से स्टार्ट करेंगे और आगे जो हम कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। Subscribe now and press the bell icon.